हाय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग के इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की कुल संख्या 50 है, यानी 50 है, और इससे लगभग आपके बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव टकरा जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को भरपूर लाभ उठाइएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे और डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो ऑप्शन पहला में है कार्यकुशलता, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। अब देखिए, समझेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में कह रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति को पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन में पहला में है नलिन विलोचन शर्मा, सेकेंड में है यतीन्द्र मिश्र, थर्ड में है भीमराव अंबेडकर और फोर्थ में है अमरकांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर यानी मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन का शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये समझेंगे। ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। क में है 1914, ख में 1915 और ग में 1916, घ में 1917। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला 1916 ईस्वी में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। तो यह कथन बोलते हैं सेन साहब कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ऑप्शन पहला में है सेन साहब, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, सेन साहब। क्योंकि सेन साहब बोलते हैं कहानी में कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। 5 में क्या कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन में है मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, ग्रामीण भारत में। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, यानी ग वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। छठा में कह रहा है कि ललित निबंध है। ललित निबंध कौन है। ललित निबंध मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, नौबत खाने में इबादत। 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक प्रकार का ललित निबंध है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां समझेंगे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला में कह रहा है अंग देश, गांधार देश, कैकय देश, गौड़ देश के। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, यानी ऑप्शन नंबर घ वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि सरहपाद की कृति क्या है। सरहपाद की कृति क्या है। तो ऑप्शन देखिए, पहला में है दोहा कोश,
पृथ्वीराज रासो मृच्छकटिकम मेहादतम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा दोहा कोश, यानी सरहपाद की कृति दोहा कोश होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। गर्मी ना लगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, कौन भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो पहला में है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा नहीं होगा, पंजाबी भी नहीं होगा, बांग्ला भी नहीं होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ वाला हिंदी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। 10 में कह रहा है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो सूखा पत्ता ऑप्शन में देखते हैं, पहला में है क में नलिन विलोचन शर्मा, ख में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और ग में है अमरकांत, घ में है बिरजू महाराज। तो सूखा पत्ता जो है वो अमरकांत का रचना है, ये अमरकांत का रचना सूखा पत्ता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, सूखा पत्ता अमरकांत की रचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर का पूरा नाम क्या है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार क्लास 10th के बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था, शेख बहादुर या दिल बहादुर या दिलन बहादुर या शिव बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला। अब देखिए कह रहा है कि यथेष्ट का अर्थ क्या होता है। यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला, यथेष्ट का अर्थ पर्याप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वाला समझेंगे। परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। परंपरा का मूल्यांकन जो है वो निबंध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। हलकारे का अर्थ क्या होता है। हलकारे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन क्या में है, कलाकार, संदेशवाहक, हल जोतने वाला, गायक। हलकारे का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेशवाहक, इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेशवाहक। हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक, ये नहीं कि हल जोतने वाला होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 वाला समझेंगे। इसमें कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो देखिए ऑप्शन पहला में है बांसुरी वादन, संतूर वादन, कथक नृत्य से, या इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गा वाला, कथक नृत्य से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बिरजू महाराज ... साल के थे, यानी कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तब उसके पिता का देहावसान हो चुका था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, 9.5 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 17 वाला देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा किसकी। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ग में है अमरकांत, घ में है यतीन्द्र मिश्र। तो पेड़ पर कमरा
का रचना विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है पेड़ पर कमरा। है कि मछली लेकर कौन भाग रहा था? मछली लेकर कौन भाग रहा था? ऑप्शन नंबर का में मग्गू, संतू, वंतु, जग्गू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला संतू। मछली लेकर संतू भाग रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन कविता नहीं है? कविता नहीं है तो पहला ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, ग में है नौबत खाने में इबादत, और घ में है हमारी नींद। तो हमारी नींद, लौट कर आऊँगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, ये सब कविता है। नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नगर शीर्षक सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी शीर्षक का लेखक कौन है? तो नगर का लेखक सुजाता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला। तो देखिए ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, और इसमें से 50 क्वेश्चन में लगभग 50% आपके बोर्ड से टकरा जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीता को कितने पुत्र थे? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो सीता के 3 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ख राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कह रहा है सीतन को अपने ही घर में कैसा महसूस हुआ? घुटन, आनंद, खुशी, सुख। सीता को अपने ही घर में अपने पुत्र के विवाद के कारण अपने ही घर में सीता को घुटन महसूस होने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, घुटन। सीता को अपने आप में अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है बिस्मिल्लाह खां ... थे, प्रसिद्ध थे। किससे प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खां? ऑप्शन क्या में है सितार वादक, ख में है सरोद वादक, ग में गिटार वादक, और घ में शहनाई वादक। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से प्रसिद्ध थे। शहनाई वादक के नाम से वो प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर घ वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? ईद, बकरीद, ग में मुहर्रम, घ में मिलाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग में मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 वाला देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार सबसे उन्नत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार सबसे उन्नत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन से पहले समझेंगे। पहला में आध्यात्मिक शिक्षा, ये नहीं होगा। यांत्रिक शिक्षा, ये नहीं। गांधी जी के अनुसार सबसे उन्नत एवं बढ़िया शिक्षा साक्षरता, ये भी नहीं। गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उन्नत एवं बढ़िया शिक्षा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ग इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये इस 50 क्वेश्चन में सबसे साधारण क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है कि अहिंसक दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला महात्मा गांधी। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग के। तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। निर्गुण
भक्ति मार्ग के कवि थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है रही रास किसकी रचना है। ऑप्शन क्या में है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक घनानंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला गुरु नानक। गुरु नानक का रचना है रही रास। रही रास गुरु नानक जी का रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। तो कवि ने माली और मालिन कृष्णा और राधा को कहा है। कृष्णा और राधा को कहा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है सुजान सागर किसकी रचना है। ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु नानक का नहीं होगा, प्रेमघन का नहीं, घनानंद का नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रसखान। सुजान सागर रसखान की रचना है। सुजान सागर रसखान की रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। ऑप्शन क्या में है, कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। बादल को कवि ने पर्जन्य कहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन क्या में है, प्रयोगवाद युग का, परपदवाद युग का, या भारतेंदु युग का या फिर छायावाद युग का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग का। प्रेम घन भारतेंदु युग का प्रमुख कवि थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको अपना आदर्श प्रेमघन मानते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन क्या में है, 1800, ख में 1700 ईस्वी, और सॉरी यहाँ पे सी रहना चाहिए 1900। 3 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी को सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है किस कृति पर सुमित्रानंद पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन क्या में है, गुंजन, ख में चितंबरा, युगपत या वीणा। तो चितंबरा की कृति पर सुमित्रानंद पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चितंबरा, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। रचित पाठ कौन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या मछली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, या जनतंत्र का जन्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष जनतंत्र का जन्म में किया जाता है, यानी इसी कविता में भारत के जनतंत्र के उदय को जय घोष किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या में है, जापान, ख में है फ्रांस, ग में चीन, घ में भारत। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था।
सचितानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन पहला में है 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था अज्ञे जी का। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो सबसे पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। पहला में है दीपशिखा, ग्राम्या, ग्राम्य इन दिनों से, या चिंता से। तो एक वृक्ष की हत्या जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है, जिसका लेखक जो इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। एक वृक्ष की हत्या जो है वो इन दिनों से संकलित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो ऑप्शन क्या में है? घर के अंदर, चौक पर, दरवाजे पर, आंगन में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, घर के दरवाजे पर। कवि को बूढ़ा चौकीदार हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हो गए। ख में है दंगे, आगजनी और बमबारी, धमाके से देवी जागरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धमाके से देवी जागरण। खालिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खालिश बेचैनी किसकी है? ऑप्शन क्या में है? खरगोश, ख में बंदर, ग में गिलहरी, और घ में कबूतर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला, खालिश बेचैनी। अक्षर ज्ञान में बताया गया है कि खालिश बेचैनी खरगोश की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला। अब क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है? कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं? तो देखिए ऑप्शन से पहले समझ लेते हैं। बिहार, क में है, ख में उड़ीसा, ग में बंगाल, यहाँ पे बंगाल लिखा गया है, बंगाल टाइपिंग मिस्टेक है, और घ में नेपाल। तो यहाँ से देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल, क्योंकि कवि कहते हैं कि कवि अगले जन्म में बंगाल लौटकर आने के बात करते हैं कविता में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कवि क्या बनकर उड़ना पसंद करते हैं? तो देखिए कवि कविता में बताते हैं कि हमको मन करता है कि हंस बनकर उड़ना पसंद करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला, कवि हंस बनकर उड़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर क्या में है? जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, चीनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला, जर्मन। जर्मनी भाषा के कवि थे रेनर मारिया रील के, जो कि क्लास 10th के एक कविता लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही है? ऑप्शन क्या में है? पोता के लिए, पोती के लिए, ग में भौजी के लिए, और घ में बहू के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला, पोता के लिए। मंगम्मा अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कह रहा है बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र से लिया गया है? तो ढहते विश्वास में पढ़ना है बाढ़ की समस्या के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ढहते विश्वास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 समझेंगे। इसमें कह रहा है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? क में है कन्नड़, ख में तमिल, और ग में उड़िया, और घ में है गुजराती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, उड़िया। ढहते विश्वास उड़िया भाषा से अनुदित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? ऑप्शन क में है गौशाला,
ख में पाठशाला, कारागार और घ में है छात्रावास। तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देते हैं। ऑप्शन नंबर क वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर डालते रहूँगा, जिससे आपको तक पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।